हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का यह जो सेशन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं भविष्य में रेलवेज के द्वारा, उसमें सामान्य अध्ययन के लगभग 45 से 50 प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस सेशन एक करवा रहे हैं और इसमें बेहतरीन प्रश्न हैं जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, वो प्रश्न। और इस सेशंस का एक खास विशेषता है कि इसमें कम समय में कैसे हम प्रश्नों को अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में करना है या कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से प्रश्नों के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। और यहाँ पर हम करके भी दिखाएंगे कि कैसे 30 सेकंड में 15 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम्स को देने वाले भविष्य में। तो दोस्तों आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, वहाँ भी बहुत कम लिमिटेड टाइम आप सभी को मिलता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का पीएच स्तर है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 2.35 से 4.45, 5.35 से 6.45, 7.35 से 7.45, 8.35 से 9.45। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 7.35 से 7.45। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें थोड़ा आप लॉजिक लगा सकते हैं कि पीएच स्तर जो होता है मानव शरीर में वो क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय नहीं होगा। जिसे 2.5 से 4.5 यहाँ लगभग दिया गया है, तो यह अम्लीय हो सकता है, एसिडिक, और यह भी अम्लीय हो सकता है क्योंकि ये 7 से कम है। पीएच स्केल अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है क्षारीय, और 7 है तो उदासीन माना जाता है। और यह किस प्रकृति का है? यह भी क्षारीय प्रकृति का है, और यह भी क्षारीय प्रकृति का है। तो जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये अधिक क्षारीय है, ये थोड़ा से कम है, तब भी आप इसको टैकल कर सकते हैं। जो थोड़ा कम क्षारीय होगा वही तो मानव शरीर में पाया जाएगा। अधिक क्षारीय होगा तब भी नुकसान है, अधिक अम्लीय हो जाएगा तब भी नुकसान है। तो आशा करते हैं सभी लोग समझ पाए होंगे, और इस डाटा को आपको दिमाग में रख लेना है चीज़ों को, क्योंकि भविष्य में प्रश्न ये कहीं भी बन सकते हैं। आप एनटीपीसी दे रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप डी देंगे तब भी वहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है, या आरआरबी एएलपी का भी दे रहे होंगे तो वहाँ भी ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि प्रश्न बेहतरीन है। इसमें डाटा अगर आपको थोड़ा से कॉमन सेंस की वजह से तैयार है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरे प्रश्न में बोला गया है, टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? पहला ऑप्शन Alt+D दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+D दिया गया है, तीसरा ऑप्शन Shift+D लिखा गया है, चौथा ऑप्शन Alt+F2 लिखा गया है। तो टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा Alt+D होगा, Alt+D। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन कितने देशों की सदस्यता है WTO में? विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन 168 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 160 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 164 दिया गया है, चौथा ऑप्शन 165 दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब 164 देश। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 2025 में हम कैसे नवंबर 2020 का प्रश्न करवा रहे हैं। तो इस प्रश्न को कराने का मतलब है कि आपको प्रश्न की प्रकृति समझ में आ जाए कि आरआरबी किस हद तक प्रश्नों को पूछ सकता है। इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि नवंबर 2020 का आंकड़ा है। आपको इस प्रश्न के आधार पर 2025 का डाटा जो है
गूगल पर सर्च करके देख लेना है। डाटा तो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, लेकिन आप खुद से अगर इस चीज़ को करेंगे, गूगल पर सर्च करके देखेंगे, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। सर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे थोड़ा से, तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में सेट हो जाता है। चीज़ों को आप डायरेक्ट किसी चीज़ को याद करने का बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। थोड़ा से आप को क्या करना है, जैसे आपको थोड़ा ये रास्ता पकड़ के सीधे कहीं पर जा सकते हैं, अगर वर्गाकार है चीज़ें। कुछ ऐसे रास्ते भी होते हैं याद करने के। डायरेक्ट आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको टर्न करके याद कीजिए। ये दोनों तरीके सही हैं, चाहे डायरेक्ट याद हो जाए और नहीं तो टर्न करके याद हो जा रहा है तो ये भी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, चाहते तो मैं इस प्रश्न को यहाँ से स्किप कर सकता था, लेकिन स्किप करने से आपका बहुत बेनिफिट नहीं होगा। आप ऐसे प्रश्नों की प्रकृति को समझने से दूर हो जाएंगे। कहाँ कहाँ आप मतलब चीज़ों को सर्च करेंगे, किस प्रकार की प्रकृति थी, इसलिए जहाँ पर आप पढ़िए आपको कंप्लीट जानकारी मिलना चाहिए। आपको अंधेरे में जो टीचर नहीं रखता है, या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बेहतरीन जगह जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको नहीं रखते तो भी आपका कोई पता नहीं पाता कि इस प्रश्न को करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था। तो बस इसको करवाने का मतलब कि आपको इसकी प्रकृति समझ में आ जाए। ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न हमने रखे हैं, इसमें तीन चार प्रश्न आपको मिलेंगे। पहले भी हमने प्रश्नों को करवाया ही, तो उसमें भी प्रश्नों को ऐसे लेकर करवा दिए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार, अब देखिए 2016 की स्थिति के अनुसार पूछ लिया है, और 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम था वहां पर यह क्वेश्चन आया था। 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक है कहलाते हैं। तो गरीब देश पहला ऑप्शन दिया गया है, कम आय वाले देश दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, अमीर देश तीसरा ऑप्शन दिया गया है, निम्न मध्यम आय वाले देश चौथा ऑप्शन दिया गया। तो अब 12,000 अमेरिकी डॉलर काफी बड़ी राशि है, तो आप सभी को यहाँ से कॉमन सेंस लगाकर कॉमन सेंस यूज करके आप यहाँ पर अमीर देश टिक कर देंगे, और यही इस प्रश्न का राइट जवाब है। अगर आपको नहीं पता है तो, आपको याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इसको अमीर देश लगा देंगे। तो कॉमन सेंस यहाँ से आपको मिलेगा। कितना राशि बोला जा रहा है, तो 12,000 अमेरिकी डॉलर। अभी इसमें 80 या 90 रुपये से गुणा कर देंगे तो बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। और प्रतिवर्ष की बात यहाँ कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज करना है। गरीब देश कहने, कम आय वाले देश नहीं कहा जाएगा क्योंकि राशि बड़ी है। निम्न मध्यम आय वाले देश नहीं कहा जाएगा, छोटी थोड़ी राशि होती तो निम्न मध्यम आय वाले देश हो जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है। अब देखिए ऑनलाइन प्रश्न आ गया है, तो यहाँ बाइनरी पहला ऑप्शन दिया गया है, चित्र दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चुंबकी तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अक्षर चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बाइनरी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 2021 में ये पेपर हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, और 2019 का पुरस्कार इसमें पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि एक दो प्रश्न रहते हैं, एक फर्जी प्रश्न है समझिए, बट आपको गोल्डमैन पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको रख लिया। कितने पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला, यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो 5 पहला ऑप्शन दिया गया है, 4 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 6 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, 3 चौथा ऑप्शन दिया गया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 6 महाद्वीपों में मिलता है। 6 महाद्वीपों में जो लोग हैं वहाँ पर मिलता है। जैसे देखिए एशिया में हुआ, उसके बाद अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ,
नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहीं पर तो मानव निवास है ज़्यादातर जनसंख्या। तो इन्हीं 6 महाद्वीपों में से एक व्यक्ति को खोज कर दिया जाता है, जो गुमनामी की अवस्था में है। उन्हीं को गोल्डमैन परिवार पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही साथ उन्होंने बेहतरीन कार्य किए होते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 6। अब इस प्रश्न को लेने का मतलब 2019 को जैसे मैं छोड़ सकता था, लेकिन हमने सोचा कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में आप सभी को जानकारी हो जाएगी और कभी भी आपको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अगर कहीं पे दिखता है तो आपको उसको अच्छे से जानकारियाँ कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत उसमें जो बेहतरीन बातें होंगी उसको आपको दिमाग में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसे देखिए, इस प्रश्न को पढ़ते समय भौतिकी विज्ञान की कैसे 30 सेकंड में सॉल्व किया जाएगा इसको हम बताते हैं। सीधे इसको आप पढ़ते समय पढ़िए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। जो परीक्षा में बैठे हैं, भौतिकी विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है? सीधे आप ऑप्शंस को पढ़िए। ध्रुव स्थिति विज्ञान, खगोल विज्ञान, ऊष्मा प्रवेशिकी विज्ञान, प्रकाशिकी विज्ञान। तुरंत आपके दिमाग में रिकॉल होकर तुरंत आपको ध्रुव स्थिति विज्ञान दिमाग में आना चाहिए। तुरंत आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आप 15 से 20 सेकंड में आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब दो बार अगर इसको पढ़ना पड़ जाए तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्व करते समय थोड़ी सी समस्या आ सकती है या टाइम कम पड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुष्प में स्त्री केसर है, एक नर जनन अंग, एक लिंगी, एक मादा जनन अंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्विलिंगी। स्त्री केसर पुष्प में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा एक मादा जनन अंग। एक पुंकेसर होता है, पुंकेसर की बात करता है तो एक नर जनन अंग होता है पुंकेसर। तो स्त्री केसर की बात कर रहे हैं तो एक मादा जनन अंग होगा। ऑप्शन 3 इसमें सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस पर था। अब पंचवर्षीय योजना जब भी आप पढ़ते होंगे तो वहां पर इन सब चीजों को जिक्र अवश्य होता है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सेवा क्षेत्र पहला ऑप्शन रखा गया है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दूसरा ऑप्शन रखा गया है, कृषि क्षेत्र तीसरा ऑप्शन रखा है, औद्योगिक क्षेत्र चौथा ऑप्शन रखा गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिर्फ कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्या थी। लोगों को भूख की वजह से भी एक ही टाइम खाना मिल पाता था, तो इसलिए ज़्यादा फोकस कृषि पर किया गया। फिर उसके आगे बहुत सी चीज़ों पर मिक्स करके औद्योगिक और कृषि को साथ लिया गया। फिर सेवा क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया। फिर तीनों पर ध्यान दिया गया, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया आगे चलकर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब तीसरा ऑप्शन कृषि क्षेत्र सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धातुओं के पतले तारों को खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। कोई धातु का तार है, पतला तार है, उसको खींचा जाएगा तो आघात वर्धनीयता कहलाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया, पूछ रहा है। तन्यता का गुण होगा या तन्यता कहलाएगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया अभिक्रियाशीलता होगी। तीसरा ऑप्शन दिया गया घुलनशीलता होगी। चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा तन्यता। जो तन्यता का गुण है उसी उसी के द्वारा ही किसी तार को खींचा जा सकता है। आघात वर्धनीयता में किसी शीट को पीटा जाता है जिससे कोई चादर हो चौड़ा हो जाए। जल्दबाजी में करेंगे तो आप इस प्रश्न को भी मार सकते हैं, इस ऑप्शन को भी आप चूज कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। ये देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन इसमें जीएस का कॉमन सेंस अवश्य काम करता है, इसलिए हमने इसको रख लिया है। क्योंकि आप जब भी रेलवे का एग्जाम देंगे तो जीएस के साथ रीजनिंग तो आपको सॉल्व ही करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला कथन दिया गया है, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक है।
धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है। जिसे कथन में जो दिया गया है और स्टेटमेंट में जो दिया गया है, इसी को इसमें से इंटरलिंक करना रहता है। इंटरलिंक करना रहता है। क्या इंटरलिंक हो पा रहा है? धनी व्यक्तियों की अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है, ऐसा इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। संभावना अधिक होती है, मृत्यु के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो जो मृत्यु के बारे में यहाँ कुछ दिया ही नहीं गया, तो यह प्रश्न, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता। निर्धन व्यक्ति के बारे में भी यहाँ कुछ जिक्र नहीं किया गया है, तो यह भी गलत हो गया। देखिए इंटरलिंक करते हुए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा, केवल धारणा दो निहित है, धारणाएं एक और दो निहित है, ना धारणा एक और ना ही धारणा दो निहित है, केवल धारणा एक निहित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ना धारणा एक और ना ही धारणा दो निहित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसमें भी जीएस का रोल है, इसलिए हमने इसको उठा लिया। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सब वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। बिल्ली म्याऊं की आवाज निकालती है, तो यहाँ दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा। बत्तख की ध्वनि क्वैक है, सियार ऊँट की आवाज करता है, बैल क्रो की करता है, उल्लू हिस की करता है। तो यदि आपको आवाज पता है, ऊँट सियार करता है कि नहीं करता है, क्रो बैल करता है कि नहीं करता है, हिस करता है कि नहीं करता है, तो आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। यदि आप इसको पता है कि बत्तख को की आवाज करता है, तब भी आप इसको पकड़ ले जाएंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब बत्तख ही है, क्योंकि ऊँट, क्रो और हिस ये तीनों की आवाज मैच नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, इसमें भी जीएस का रोल है। ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब तार्किक रूप से अनुसरण करने वाला कथन इसमें पता करना है। तो देखिए कथन यहाँ दिया गया है, नियमित परीक्षा में सफलता का एक कारण है। नियमितता परीक्षा में सफलता का एक कारण है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है। अब इन स्टेटमेंट से हमें इसमें इंटरलिंक करना है। एक इंटरलिंक इसमें करेंगे और एक इंटरलिंक इसमें करेंगे। सभी अनियमित छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ये गलत बात, ऐसा कुछ इसमें बोला ही नहीं गया। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा अनुत्तीर्ण होते हैं, यह इसमें पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा, यह सही बात है इसमें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया? 1900 पहला ऑप्शन दिया गया है, 1925 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 1923 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, 1924 दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया गया। तो ओलंपिक में भारत सन 1900 में शामिल हुआ था। आपको चीजें याद है तो आप एक बार में टिक कर देंगे, नहीं तो इसमें आपको हमने थोड़ा एक लॉजिक बताया था पहले के प्रश्नों में, लेकिन वो यहाँ पर सेट नहीं होगा, वहां पर सेट नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा उस लॉजिक पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले की वीडियो हमने लॉजिक पर चर्चा की है। जिस प्रश्न में लागू होता है उसी पर चर्चा करते हैं, और जिस पे नहीं लागू होता है उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन को दिया गया था वर्ष 1951, वर्ष 1953, वर्ष 1952, वर्ष 1950। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वर्ष 1951 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस के लेखक के बारे में पूछा है और हिंदी उपन्यास है। अब सोच रहे होंगे ये कैसे जीएस में हिंदी का प्रश्न आ गया, पूछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हिस्ट्री से इसका नाता रहता है, लेखक किसी लेखक का, तो वहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो यशपाल पहला ऑप्शन दिया गया, नागेंद्र दूसरा ऑप्शन दिया गया, भीष्म साहनी तीसरा ऑप्शन दिया, त्रिलोचन चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भीष्म साहनी।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016, 2015, 2014, 2017। अब देखिए नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स कब शुरू किया गया था? कभी कभी यही पूछ लेगा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसने शुरू किया था, तो यहाँ नीति आयोग हो जाएगा। अब यहाँ सन पूछ लिया है तो 2016 पहला ऑप्शन दिया गया है, 2015 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 2014 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, 2017 चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 2016। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है इसमें। तो 15 पहला ऑप्शन दिया गया है, 10 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 12 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, 14 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 10। यदि यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या पूछता तो टोटल यहाँ 15 हो जाते हैं। 15 में जो है 10 अस्थायी और जो इसमें 5 होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में यूएसए है, फ्रांस है, यूके है और इधर चाइना है, फिर इसमें रसिया को शामिल किया गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अस्थायी सदस्य इसलिए में नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि ये बदलते रहते हैं, तो इसको लिखने का कोई विशेष इम्पोर्टेंस नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नव कलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नव कलेबरा उत्सव उड़ीसा पहला ऑप्शन दिया गया, असम दूसरा ऑप्शन दिया गया, सिक्किम तीसरा ऑप्शन दिया गया, पश्चिम बंगाल चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उड़ीसा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया अशोक, चाणक्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था और यह है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक बहुत ही महान शासक थे अपने समय के और इन्होंने अपना जो अभिलेख है वो पत्रों पर उत्कीर्ण करवाया, जिसकी वजह से इनके बारे में बहुत व्यवस्थित जानकारी भारतीय इतिहास में मिलती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनसैट 1B चालू किया गया था। इनसैट 1B चालू किया गया था 1985, 1983, 1987, 1980। अब देखिए इनसेट 1B जो पहले हमने एक कॉन्सेप्ट लगा बताया था आप सभी लोगों को। जैसे आपको सन नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप सीधे 1983 लगा देंगे, इस प्रश्न में वो अप्लाई हो जा रहा। नहीं तो आपको पता है कि इनसेट 1B बहुत पहले ही चालू किया गया होगा। अगर इतना आपको पता है, अभी हाल ही में नहीं लॉन्च किया होगा, सन 2000 पहले की बात होगी, तो आप यहाँ पर 1980 देख पा रहे होंगे और 1983 देख पा रहे होंगे। तो बहुत पहले चालू हुआ, ये बहुत पुराना हो गया, लेकिन आपको दूसरा टिक करना रहता है। तो 1983 यहाँ टिक करना है। अभी कोई लेटेस्ट चीज़ होती तो 1987 से हम देखते हैं और 1985 चेक करते हैं। तो 1987-85 में आपको 85 टिक कर देना था। अभी कोई नई चीज़ें होती, अगर आपको नहीं पता है तब इसको अप्लाई करना। 90% चांस रहते हैं कि आपके सही हो जाएंगे। जैसे ऊपर के एक प्रश्न भी हमने करवाया है, तो उसमें देखिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है, यदि आपको पता है तभी कर पाएंगे, तो ऐसे होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था,
कोलकाता पहला ऑप्शन दिया गया, दिल्ली दूसरा ऑप्शन दिया गया, मुंबई तीसरा ऑप्शन दिया गया, पंजाब चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। URL का अर्थ है, अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया गया है। 2 प्रश्न कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं, एक तो ऊपर आपको करवा चुके हैं और एक ये है। फुल फॉर्म आपको याद करना चाहिए कंप्यूटर टॉपिक में, क्योंकि वहाँ पूछा जाने की संभावना प्रबल होती है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पहला ऑप्शन दिया गया, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर दूसरा ऑप्शन दिया गया, यूनिवर्सल रिमोट लैंड तीसरा ऑप्शन दिया गया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर चौथा ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इस प्रश्न का राइट जवाब है। तो इस पहले ऑप्शन में ही दिया गया है, यह करेक्ट है। इसमें कोई लॉजिक या ट्रिक काम नहीं करेगा आपको। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? HAL 1920, 1924, 1922 सॉरी 1922 दिया गया दूसरा ऑप्शन, 1924 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 1926 चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इसको इंग्लिश में HAL बोला जाता है, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बोला जाता है। फिर यही संस्था बाद में HSRA के रूप में स्थापित हुई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब 1924। जिसे देखिए इसमें भी थोड़ा लॉजिक काम कर रहा है। एक घटना 1920 और 22 के बाद अगर आपको पता है तो 1926 में हुई नहीं होगी, उससे एक पहले आपको टिक कर देना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट है, यदि आपको पता है इतना भी कि 1920 के बाद ही हुआ होगा। थोड़ा चंद्रशेखर आजाद थे उस टाइम पे, इसमें उन सभी का नाम आता है, सचिन नाथ सान्याल का भी नाम इसमें आता है। तो ऐसे करके लॉजिक से भी प्रश्नों को सेट किया जा सकता है, और याद है तो अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कलपक्कम पहला ऑप्शन दिया गया, काकरापारा दूसरा ऑप्शन दिया गया, तारापुर तीसरा ऑप्शन दिया गया, कैगा चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा तारापुर। यह महाराष्ट्र में स्थित है। USA की सहायता से बनाया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। पालन, जॉब हॉटसन, चार्ल्स सिमोनी, जेम्स क्लेस्लिंग। तो जो एक वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है, यह कंप्यूटर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस होते हैं वैज्ञानिक के नाम। जैसे चिप का आविष्कार जेस्किल्बी ने किया था, तो कभी कभी पेपर में आ भी जाता है। यह भी WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को जेम्स ग्लेसलिंग ने किया था। इस प्रश्न का राइट जवाब चौथा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वर्ष में शुरू हुई थी? 2006 पहला ऑप्शन दिया गया, 2004 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 2003 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 2005 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 2003। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये चीजें फैक्ट हैं, आपको याद होना ही चाहिए। RRB फैक्ट ही पूछ रहा है तो क्या करेंगे। हाँ, अभी RRB ग्रुप डी का पेपर होगा,
तो वहाँ थोड़ा से फैक्ट कम करके थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रकृति होता है, लेकिन एनटीपीसी में फैक्ट ही आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाहे 10+2 चाहे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, दोनों में फैक्ट ही आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? लॉरेंस ब्रैंक, नादिया मुराडो, मलाला यूसुफजई, लुसुंग दाओली। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार कौन जीते थे? तो मलाला यूसुफजई विजेता थे। ये पाकिस्तान की हैं। इन्होंने शिक्षा के लिए काम किया और खासकर लड़कियों के लिए। जिन भी बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता उनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और 2014 में मिला था। कभी कभी सन भी आ जाता है। और इनके साथ एक लोग और मिला था, वो कैलाश सत्यार्थी जी थे। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने ही चालू किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? लाफिंग बुद्धा पहला ऑप्शन दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा दूसरा ऑप्शन दिया गया, ऑपरेशन रिसर्च तीसरा ऑप्शन दिया गया, ऑपरेशन शक्ति चौथा ऑप्शन दिया गया। तो परीक्षण 2 का जो नाम था उसमें ऑपरेशन शक्ति था, ये 2 का नाम था। जो पहला हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, ये पहले हुआ था। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन यहाँ दिया गया चित्रकार, कवि, गणितज्ञ, गायक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा चित्रकार। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जितने भी देवी देवता का आज सभी लोग फोटो देखते हैं, चाहे देवी हो या देवता, मैक्सिमम का चित्रण इन्होंने किया है। इन्होंने किया है और सब अपने विवेक से इन्होंने बनाया है, क्योंकि पहले तो किसी का फोटो चित्र किसी के पास तो था नहीं, या कैमरे का आविष्कार हुआ नहीं था, तो कैसे सभी को पता कि ऐसे ही दिखते थे वो लोग। तो एक काल्पनिक रूप से इन्होंने चित्रित किया है, जिसको आज हम सभी लोग भगवान के रूप में पूजा करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया? 1859 पहला ऑप्शन दिया है, 1861 दूसरा ऑप्शन दिया है, 1860 तीसरा ऑप्शन दिया, 1857 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1859। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध गंगा पहला ऑप्शन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यमुना तीसरा ऑप्शन दिया गया है, नर्मदा चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। नेहरू जी ने आधारशिला रखी थी और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इनके कार्यकाल में पूरा हुआ। अब आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय लगा इस परियोजना को बनाने के लिए। एक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बांध है, इसमें इसका बहुत मजबूती से यूज किया गया है। बहुत लंबा समय लगा इस बात को बनाने पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में पर फहराया गया था।
1996। पटना पहला ऑप्शन दिया गया है, कोलकाता दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नई दिल्ली तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, अहमदाबाद चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे या एक्टिव लोग थे शुरुआत में, कोलकाता का रोल बहुत तगड़ा था उसमें। वहाँ पे राष्ट्रगान का भी शुरुआत किया गया वहीं से, और काफ़ी संभ्रांत प्रांत भी था बंगाल प्रांत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? प्लास्टिक पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमोबाइल दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बर्तन तीसरा ऑप्शन दिया गया, सीमेंट चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सीमेंट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस ए के कारण होता है? मच्छर के काटने से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। अब हेपेटाइटिस जो होता है बीमारी, ये विषाणु से होता है। कहीं कहीं पर वायरस भी लिखा रहता है, विषाणु को वायरस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? दिसंबर 2005, नवंबर 2006 दूसरा ऑप्शन दिया गया, सितंबर 2005 तीसरा ऑप्शन दिया गया, अक्टूबर 2005 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें होता है? यमुनोत्री पहला ऑप्शन दिया गया है, त्रिम्बक पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी हिल्स दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कुर्ग की पहाड़ियाँ तीसरा ऑप्शन दिया, गंगोत्री चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा त्रिम्बक पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी हिल्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा पहला ऑप्शन दिया गया, झारखंड दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आंध्र प्रदेश तीसरा ऑप्शन दिया गया, गुजरात चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उड़ीसा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कालाहांडी जो क्षेत्र है बहुतायत में मिलता है वहाँ बॉक्साइट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया? महाराष्ट्र पहला ऑप्शन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश दूसरा ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान तीसरा ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, गांधी सागर बांध। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1931, 1928, 1927, 1930। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन पूर्णतः इसमें जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध भारत में खूब हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसमें भी जीएस की समझदारी आपको होना चाहिए, क्योंकि ये हिडन चीजें होती हैं। कुछ महिलाएं समझदार हैं। आइए देखिए रिंग बना के समझते हैं। कुछ महिलाएं समझदार हैं, ये महिला का हो गया। इसमें से कुछ समझदार का टॉपिक हो गया। सभी इंजीनियर, सभी समझदार इंजीनियर हैं। जो समझदार हैं ये सभी इंजीनियर, इनको इंजीनियर बना दिया हमने समझदार को। कुछ महिला इंजीनियर हैं, कुछ महिला इंजीनियर हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए शामिल है ना, एक कुछ में महिला भी हैं, कुछ भी हैं, इंजीनियर भी हैं, समझदार भी हैं। यह सही हो गया।
सभी इंजीनियर समझदार, सभी इंजीनियर कहाँ समझदार है, क्योंकि समझदार में तो सिर्फ इंजीनियर का इतना ही पार्ट आ रहा है ना। देखिए इतना ही पार्ट तो आ रहा है इंजीनियर का, समझदार में इंजीनियर का पूरा ये बोला हो गया, तो एक गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 इसमें अनुसरण कर रहा है। आपको ऐसे ही बहुत कम समय में क्लिक कर देना है। 50 और 100 का भी इसमें रूल लगा के किया जा सकता है। जिसको ये भी पता है उसको ये भी अप्लाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इससे भी बहुत से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं गोला बनाकर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया था? 11 से 21, 1256, 10, 1056, 1273। तो 2020 तक पूछा था इसमें। ये आपको प्रकृति दिखाने के लिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन, आप इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये डाटा पुराना है, ठीक है ना। बस आपको प्रकृति, उस समय इस प्रश्न का राइट जवाब 1121 था। इसमें 1236 ऐसे कुछ हैं, 1236 शायद हैं। आप इसको गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी पेपर में फिर आ सकता है। कितने विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किया गया है 2025 तक का डाटा आपको गूगल पर सर्च करके चेक कर लेना है। एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, शायद इतना है। आप लोग इसको क्रॉस चेक अवश्य कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है विषम का चयन कीजिए। अब देखिए तेंदुआ दिया गया है, गाय दिया गया है, हिरण दिया गया है, बाघ दिया गया है। गाय जो है पालतू पशु है, ये सब जंगली हैं। विषम आपको अभी पता लग जाएगा इसमें, बस इतना ही लॉजिक है इसमें। तो पालतू वाला इसमें गाय राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकबर सम्राट कब बना था? ये प्रश्न है 1552 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1556 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1556 ईस्वी। 18 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। और काफी लंबा शासन इन्होंने किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? अब वन लाइनर प्रश्न है। छोटी आंत पहला ऑप्शन दिया है, अगन्ना से दूसरा ऑप्शन, यकृत तीसरा ऑप्शन, आमाशय चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब है यकृत। इसी को लीवर भी कहीं कहीं लिख के आता है, तो आपको ये चीजें याद रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं? है तो ये रीजनिंग का प्रश्न, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं जो बच्चे फ्रेशर होंगे, क्योंकि जो आपको एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिलेबस तैयार है तभी आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। जितने भी बच्चे कर रहे हैं या नए बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी को एमसीक्यू अवश्य लगाना है। इसके साथ साथ जो भी आप जहाँ से पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, क्योंकि एमसीक्यू ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकता है। नहीं तो आप इतनी गलती कर देंगे पेपर में या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे जानकारी होते हुए। तो आसान प्रश्नों को आपको तो एकदम छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है, दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी हैं फुटबॉल खेलते हैं? तो हॉकी वालों का गोला ये है, जो फुटबॉल वालों का गोला ये है। तो हॉकी और फुटबॉल का मैच कराना है तो यही दो प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। ये हॉकी और क्रिकेट में आ जाते हैं 55, तो इसको हमें नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। तो 22 और 19 को हमें लेना है। कितना हो गया? 41। इस प्रश्न का राइट जवाब 41 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष पिता और भाई के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पुरुष, पिता और भाई। अब देखिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ये, क्योंकि एक पुरुष हैं, इसमें कुछ पिता भी होंगे, भाई भी होंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग? इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 2 सही है। ऐसे प्रश्न अवश्य रेलवे में आ रहे हैं और हर सेट में रहते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया, क्योंकि आपको इसको गलत किसी भी कीमत पर नहीं करना है। तो दोस्तों आज ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। इसमें एनसीईआरटी
और SCERT के प्रश्नों को शामिल भी किया जाता है। और साथ ही साथ इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको उपलब्ध करवाया है NTPC का, इसमें ग्रेजुएशन और 10+2 के बच्चे जो भविष्य में पेपर देंगे उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और इसकी खास बात है कि हमने इसको कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ें ज़्यादा जोर दी हैं, और कैसे कुछ ट्रिकी सवाल सॉल्व किए जाते हैं जीके में उसको भी आपको बताया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको चीज़ें व्यवस्थित तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगी, क्योंकि हम ऐसे ही चीज़ों को इसमें करवा ही रहे हैं कि जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेट हो जाएं। और आप लोग को जहाँ समस्या हो रहा हो वहाँ हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको पता लग जाता है ना कि एक क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, यहाँ पे ज़्यादा समस्या हो जा रहा है। बस आप लोग को अपने लेवल पे ये चीज़ें कर लेनी है कि आपको यदि जहाँ पर समस्या हो रहा हो आपके हिसाब से, वहाँ आपको चीज़ों को कहीं पर कॉन्सेप्ट के रूप में किसी टीचर से, यूट्यूब पर या किसी बुक से क्लियर कर लेना है, तत्काल ही क्लियर कर लेना है। जैसे आप वीडियो ख़त्म कर रहे हैं पढ़ के, तुरंत ही क्लियर कर लेना है, क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, बाद में सोचेंगे इसको देखेंगे, नहीं, एक बार वीडियो पढ़ लिया हो गया, जो सेट होना है दिमाग में हो जाएगा, बार बार उसी वीडियो को देखने का कोई बहुत औचित्य नहीं बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही सूचना थी आप सभी लोगों के लिए, और आप लोगों को मोटिवेशन हम करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि यह ज़रूरी है पढ़ाई के दौरान। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।